हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। प्यारे बच्चों, जो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसमें क्या बोला गया है? 50 सीड्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination। देखिए हो क्या रहा है, पहले तो ये चीज समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि भाई 5 बैग्स है। सपोज करो मैं ना बैग्स को ऐसे स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ। ये हमारे पास 5 बैग्स है, 1 2 3 4 और ये 5। इनको नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4 5। सपोज कीजिए हमारे पास 5 बैग्स है। इसमें से क्या कर रहे हैं हम? 50 सीड्स, ये लिखा है ना, 50 सीड्स वर सेलेक्टेड। इसमें से हमने 50 सीड्स लिए, ऐसे ही यहां से 50 सीड्स लिए, ऐसे ही यहां से 50 सीड्स लिए, ऐसे ही यहां से 50 सीड्स लिए और ऐसे ही यहां से 50 सीड्स लिए। एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस फेवरेबल टू जर्मिनेशन। और इन 50 सीड्स को ऐसी कंडीशन में रखा है जो कि फेवरेबल है जर्मिनेशन के लिए। देखिए, जर्मिनेशन का मतलब है जब सीड में से जब प्लांट निकलता है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो हमने इन 50 सीड्स को क्या किया है? जर्मिनेट कराया है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अब क्वेश्चन में बच्चों देखिए क्या बोला गया नेक्स्ट। आफ्टर 20 days the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows। तो कहने का मतलब है, अब आपको यहाँ टेबल दी हुई है। इस टेबल में देखिए क्या दिया हुआ है कि जो हमने फर्स्ट बैग है उसमें से जो 50 सीड्स लिए थे, जितने उसमें से जर्मिनेट हुए हैं वो डाटा दिया हुआ है। यानी कि बैग 1 में 50 सीड्स में से 40 सीड्स जर्मिनेट हो गए, यानी कि 40 सीड्स ऐसे निकले जिनमें से कि प्लांट निकल आया। बाकी के 10 सीड्स में से प्लांट नहीं निकला, यानी कि वो वेस्ट हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेकंड बैग में ऐसे 48 सीड्स थे जो जर्मिनेट हो गए। ऐसे ही थर्ड बैग में से 42 सीड्स ऐसे थे जो जर्मिनेट हो गए। फोर्थ बैग यानी कि इस बैग में 39 सीड्स ऐसे थे जो जर्मिनेट हो गए और फिफ्थ बैग में 41 सीड्स ऐसे थे जो कि जर्मिनेट हो गए। तो डाटा में देख के एक चीज़ तो देखो हम बता ही सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा जर्मिनेशन हुई है ना सेकंड बैग में हुई। यानी कि जो सेकंड बैग के जो सीड्स थे ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहे होंगे। और सबसे कम अगर जर्मिनेशन देखे तो वो फोर्थ बैग में, यानी कि फोर्थ बैग में कहीं ना कहीं थोड़ा क्वालिटी डाउन होगी सीड्स की, वो जर्मिनेट नहीं किए होंगे। सबको देखो सभी सीड्स को बराबर सेम कंडीशन में रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि क्या चांसेस है कि जो जर्मिनेशन है ना वो 40 से ज़्यादा सीड्स का हुआ है बैग में। तो बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ पर बच्चे है ना एक छोटी सी कंफ्यूजन रखते हैं माइंड में। जैसे ही टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर टोटल की बात आती है इस डाटा में, कई बार बच्चों को एक छोटी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि वो 50 को कंसीडर कर लेते हैं टोटल। लेकिन नहीं, 50 को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब लॉजिकली 1 2 3 4 5 हमारे पास है ना 5 जगह 50 दिया हुआ है, तो कौन सा 50 कंसीडर करेंगे, इसमें खुद ही कंफ्यूजन है। तो ये इसकी तो बात ही नहीं हो रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बात हो रही है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो ये निकालनी है मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, ये जर्मिनेट हो, इसके चांसेस बताने आपको। बैग के बारे में बात हो रही है, यानी कि कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सीड्स हमारे है ना 40 से ज़्यादा जर्मिनेट हो रहे हैं बैग में, बैग के अंदर। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 5।
अब देखिए मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, P लिखो और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की, भाई जो जर्मिनेशन है ना वो 40 सीड से ज़्यादा हुआ हो बैग में। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, यानी कि कितने ऐसे बैग है, यानी कि कितने ऐसे बैग है जिनके अंदर जर्मिनेशन 40 से ज़्यादा हुआ है। 40 से ज़्यादा देखो जर्मिनेशन कहाँ हुआ है, बैग नंबर 3 में, बैग नंबर 5 में और बैग नंबर 2 में। तो कितने ऐसे बैग है जिनमें जर्मिनेशन 40 से ज़्यादा हुआ है, 3 बैग्स है। तो यहाँ पर इसीलिए रिक्वायर्ड या फिर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। तो देखो आपके पास डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आ गई और आपके पास ये टोटल है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बच्चों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो जर्मिनेशन है ना वो 49 सीड्स का हो बैग में। देखो इस क्वेश्चन में है ना टोटल तो वही रहेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ बैग तो वही रहेंगे 5। तो यानी कि डिनोमिनेटर में तो देखो 5 ही आएगा। तो ये चीज़ तो तय है कि 5 आएगा ही आएगा। अब मैंने आपको बताया था जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, यानी कि जर्मिनेशन है 49 सीड्स का हो बैग में। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है कि फ्रीक्वेंसी इसकी काउंटिंग है कितनी। देखो कितने ऐसे बैग है जिसमें जर्मिनेशन 49 सीड्स का हुआ हो। तो 49 सीड्स कहीं पर भी जर्मिनेट हुई है, नहीं हुई। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये इवेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि 0 डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हो जाएगा 0 आंसर। तो ये यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, ये इम्पॉसिबल इवेंट की पूछी गई है, इम्पॉसिबल इवेंट की। मैंने आपको बताया था इम्पॉसिबल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब बच्चों इसका है ना थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि बैग में 35 सीड से ज़्यादा जर्मिनेट हुए हों। तो देखो अगेन वही चीज़, टोटल यहाँ पर भी सेम ही रहेगा और जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको पी के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। तो देखो यहाँ पर भी टोटल तो सेम ही रहेगा। अब क्या करना है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, यानी कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी है इसकी काउंटिंग कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स, यानी कितने वो ऐसे बैग्स है जिसमें जर्मिनेशन 35 से ज़्यादा सीड्स का हुआ है। तो देख लो यहाँ पर कितने ऐसे बैग्स है। यहाँ पर भी देखो जर्मिनेशन मोर देन 35 है, यहाँ पर भी जर्मिनेशन मोर देन 35 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 1 2 3 4 5 यानी कि सारे के सारे बैग्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर जर्मिनेशन 35 सीड से ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर आप कह लो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी 5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हो जाएगा बच्चों 1। और मैंने आपको बताया था जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट। क्या होता है, श्योर इवेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको भी इसी तरीके से एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे। बच्चों अब हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। यानी कि एक किसी क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमन यानी कि महिला क्रिकेटर ने जो 30 बॉल्स फेस की, जो 30 बॉल्स खेली उसमें से 6 बॉल्स पर उसने बाउंड्री हिट की। यही आपको अभी तक दिया हुआ था। अब आपको देखो क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है डेट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कि भाई उसने बाउंड्री हिट नहीं की, इसके चांसेस कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो बच्चों एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर कि जो उसने बैट्सवुमैन ने 30 बॉल्स जो फेस की है उसमें से अगर 6 बॉल्स पर उसने बाउंड्री
हिट की है, तो 30 में से 6 माइनस किए बचे 24, यानी कि 24 बॉल्स ऐसी है जिन पर बाउंड्री हिट नहीं की। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था सिंपल सा तरीका कि जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको क्या करो, P और फिर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी कैलकुलेट करनी है कि जो महिला क्रिकेटर है उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो देखिए मैंने यही लिखा है यहां पर, P के अंदर क्या लिखा, बैट्सवुमन डिड नॉट हिट बाउंड्री। अब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें दो ही चीजें चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और टोटल है हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो देखो यहां पर अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल देखिए क्या है, यही तो है ना 30। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड की, उसने जो टोटल बॉल जो फेस की है वो है 30, यही आपका होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही होगा आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी। तो आप कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख दो या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड। ये एक्चुअल डाटा है हमारे पास कि भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है कि उसने कितनी बॉल फेस की है, कितनी बॉल फेस की है, टोटल 30 बॉल्स। अब अपने को क्या करना होता है, देखो टोटल तो अपने पास आ गया जो कि हमें नीचे लिखना है, ऊपर हमें क्या लिखना होता है, ये जो स्टेटमेंट है यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में जो हमने इवेंट लिखा है, ये जो इवेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखनी होगी। यानी कि यहां पर हमें लिखना होगा कि कितनी ऐसी बॉल्स है जिस पर बैट्सवुमन ने बाउंड्री हिट नहीं की। तो कितनी ऐसी बॉल्स हैं, 24 बॉल्स ऐसी है जिन पर बैट्सवुमन ने बाउंड्री हिट नहीं की। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 3 से क्रॉस करोगे तो 3 8 24 डिवाइडेड बाय 3 1 3 और ये आ जाएगा 0.8 आंसर। या तो फिर अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी छोड़ना चाहो तो 4/5 छोड़ देना, वो भी चलेगा। तो देखिए ये तो हो गया था डायरेक्ट। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार डायरेक्ट करा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में, इवेंट की फॉर्म में लिख कर भी करा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड वे में जाना है तो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको आप कैपिटल अल्फ़ाबेट के रूप में लिखो, और जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा वो होगा एक्चुअली इवेंट। तो हमने यही किया है, लेट ई, ये देखो कैपिटल अल्फ़ाबेट है, बी द इवेंट। क्या इवेंट हमने इसको कंसीडर किया है, डेट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो हमने क्या किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको एक कैपिटल अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिख दिया और वही होगा हमारा इवेंट। अब हमने क्या किया कि देखा भैया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, 30। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू द इवेंट ई, यानी कि कितने ऐसे ट्रायल्स है जो कि फेवरेबल टू द इवेंट ई है, यानी कि कितनी ऐसी बॉल्स है जिस पर उसने बाउंड्री हिट नहीं की। यानी कि आपको इवेंट ई की यहां पर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखनी है, यानी कि कितनी ऐसी बॉल्स है जिस पर उसने बाउंड्री हिट नहीं की, वो कितनी है, 24। तो प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे हम लिखते हैं, पी जब इवेंट की फॉर्म में कंसीडर करते हैं किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट को, पी ऑफ ई, यानी कि ई का मतलब क्या है, इवेंट, और वो इवेंट क्या है कि शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। ऊपर क्या लिखेंगे, जो कि फेवरेबल है, फेवरेबल क्या है 24 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या है 30। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.8। देखिए एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा करा देता हूं कि अगर वो पेपर में ये पूछ ले कि शी डिड नॉट की, सिर्फ ये पूछ ले कि शी हिट आ बाउंड्री, यानी कि क्या चांसेस है, कितने चांसेस है कि वो बाउंड्री को हिट कर देगी।
तो आपको क्या करना है, अगेन वही शॉर्ट फॉर्म, नीचे लिखना है टोटल, टोटल क्या है 30, और ऊपर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी कि कितनी ऐसी बॉल्स है जिस पर उसने बाउंड्री हिट की है, यानी कि 6। तो ये हो जाएगा 1/5, यही आपके पास सॉल्व कर आगे आएगा 0.2। तो देखिए ये मैंने पार्ट आपको एक्स्ट्रा कराया था कि क्या चांसेस है कि लेडी क्रिकेटर यानी कि बैट्स वुमेन बाउंड्री को हिट करते। तो सिंपली देखिए हमने बिल्कुल वही लॉजिक लगाया, पी के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसी चाहिए, बैट्स वुमेन हिट द बाउंड्री। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, हम इसी की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, न्यूमरेटर में इसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी ऐसी बॉल्स है जिस पर उसने बाउंड्री हिट की है, वो है 6, और नीचे आएगा टोटल। इसको सॉल्व करोगे तो 0.2। बच्चों जितना मैं अच्छा करा सकता था मैंने इस क्वेश्चन का क्या, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कराया है। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट है, और जो कुछ एडिशनल बताना था वो भी मैंने आपको बता दिया है। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 में एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है, पहले तो उस चीज़ को समझो। हमने 1500 फैमिलीज सेलेक्ट किए रैंडमली, यानी कि कोई से भी कहीं से भी 1500 फैमिली सेलेक्ट किए, लेकिन हमने वो 1500 फैमिली सेलेक्ट किए जहाँ पर 2 बच्चे फैमिली में हैं। अब देखिए 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे देखिए या तो दोनों के दोनों गर्ल्स हो सकती है, या दोनों के दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, या फिर एक बॉय एक गर्ल हो सकती है। और जो हमारे पास जो डाटा रिकॉर्ड हुआ है वो कुछ इस फॉर्म में हुआ है कि वो फैमिलीज जहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है, वो हमारे पास 475 ऐसी फैमिलीज है। देखिए 2 गर्ल्स यानी कि 2 गर्ल्स का मतलब क्या है, पहला बच्चा भी गर्ल और सेकंड बच्चा भी गर्ल। यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जहां पर एक गर्ल है, यानी कि एक गर्ल है तो दूसरा क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है ना, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। और यहां पर 0 गर्ल यानी कि एक भी गर्ल नहीं है, यानी कि दोनों ही बच्चे क्या है, बॉय बॉय। तो ये कुछ डाटा इस तरीके से दिया हुआ है, और यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, यानी कि जहां पर एक गर्ल है यानी कि एक बॉय एक गर्ल है, वहां पर ऐसी 814 फैमिलीज है, और जहां पर एक भी गर्ल नहीं यानी कि दोनों ही बॉयज है, हमारे पास 211 ऐसी फैमिलीज हैं। अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल नो गर्ल। देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले उस चीज को समझिए। आपके पास 1500 फैमिली है, 1500 फैमिली में से हम क्या कर रहे हैं, एक फैमिली को चूज कर रहे हैं। किसको, एक फैमिली को चूज कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि क्या चांसेस है कि ये जो हमने फैमिली चूज की है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि इस फैमिली में 2 गर्ल्स है, यानी कि दोनों की दोनों लड़कियां हैं। ये फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इस फैमिली में सिर्फ एक ही गर्ल है, इसकी भाई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है कि भैया प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि जो ये फैमिली हमने चूज की है रैंडमली, कोई भी एक फैमिली 1500 फैमिली में से, वहां पर एक भी लड़की नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1500 ना, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल लो या फिर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बोल लो, ये हमारे पास हो जाएंगी 1500। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले पार्ट में क्या करना है,
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो वो फैमिली है ना उसमें 2 गर्ल्स है। तो देखो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था शॉर्टकट, P लिखो और अंदर वो लिखो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हमने वही तो किया है ना, 2 गर्ल्स, इसको यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यानी कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जिसमें 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स है, कितनी ऐसी फैमिलियां हैं, 475, ये लिखा है ना नंबर ऑफ फैमिलीज 475, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा 475 जो कि आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, और डिवाइड में आएगा टोटल। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मैं अलग से लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 19/60। कैलकुलेट कर लेना इसको, 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस फैमिली में एक लड़की है। तो मैंने आपको क्या कहा, P, उसके बाद फिर ब्रैकेट में लिख दो जिसकी भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हो। किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हो, फैमिली हैविंग 1 गर्ल, कि भाई वो जो फैमिली है उसमें एक ही लड़की है। तो अपन क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, इस स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यानी कि इसकी काउंटिंग लिखते हैं, यानी कि कितनी ऐसी फैमिली है जिसमें एक लड़की है, कितनी है 814, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1500। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 7 2750। इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है कि जो आपने फैमिली चूज की है इसमें एक भी लड़की नहीं है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, चांसेस आपको बताने हैं। तो मैंने क्या किया, वही लिखा है P, ब्रैकेट में लिख दिया उस स्टेटमेंट फॉर्म में जिसकी मुझे जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि भाई वो फैमिली जहां पर एक भी लड़की नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यानी कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जहां पर एक भी लड़की नहीं है, यानी कि दोनों बॉयज है, 211 फैमिलीज है। नीचे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक चीज और दी हुई है, चेक ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। आपको बताना है कि जो आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है क्या उनका सम करने पर 1 आएगा। देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे 475 डिवाइडेड बाय 1500, क्योंकि देखो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे फिर एलसीएम लेने का पंगा रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, सेकंड पार्ट में क्या किया हमने 8141500 वही लिखेंगे जो ओरिजिनल फॉर्म थी, जो कटने पिटने के बाद आई वो नहीं लिखेंगे, प्लस 211 डिवाइडेड बाय 1500, 4 5 10 0 1 2 3 7 10 का 0 हासिल लगा 1 3 8 11 4 15, ये आ जाएगा ऊपर 1500 और नीचे भी 1500। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा 1। चेक कर लिया हमने, आ गया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बच्चों ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आगे की क्लास में भी हम इसी तरीके से डिटेल्ड एकदम हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।